नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो डाउन टू अर्थ मैगजीन है और इस मैगजीन में जो प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए लाभदायी साबित हो सकते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा जून एंड ऑफर के तहत 75% का डिस्काउंट सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पे प्रदान किया जा रहा है। ऑफर वैलिडिटी 22 से 27 जून है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कोर्स हैं जिन पर छूट दी जा रही है आईएएस फाउंडेशन कोर्स है और इस कोर्स के तहत जो भी संचालित कोर्स हैं उन पर 60% की छूट दी जा रही है और ये सारे कोर्स ईएमआई पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं इनके तहत संचालित जितने भी कोर्स हैं उन पर 70 to 75% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और 71वीं बीपीएससी जो पीटी टारगेट बैच है ये स्टार्ट किया गया है। 70 दिवसीय कार्यक्रम है और इसकी कक्षाएं 30 जून 2025 से स्टार्ट होंगी। कोर्स में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है और छूट के बाद ये जो कोर्स है 4500 में प्राप्त होगा। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 140 दिवसीय गहन क्लासरूम जो प्रोग्राम है ये संचालित किया जा रहा है और इसकी जो कक्षाएं हैं ये 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगी। और इस महत्वपूर्ण जो कोर्स है इसके जो महत्वपूर्ण की फीचर्स हैं कि मुख्य परीक्षा की रणनीति पर पूरी तरह से फोकस्ड होगा। आपके लेखन में सुधार करने के लिए उत्तर लेखन जो कार्यक्रम है वो इसमें संचालित होगा, जिसके लिए एडवांस अप्रोच को कहीं ना कहीं इसमें समावेशित किया जाएगा। और पूरा जो पाठ्यक्रम है उसका इसमें कवरेज आपको मिलेगा और अभ्यास के लिए 13 जो टेस्ट हैं वो भी प्रदान किए जाएंगे। संस्कृति आईएएस की जो अनुभवी फैकल्टी है वो इसमें आपको गाइडेंस प्रदान करेगी। इसके लिए अलग अलग मोड के ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया गया है। और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए डिस्काउंटेड फी क्या है और जो संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्काउंटेड फी क्या है वो दिया गया है। इस पूरे कोर्स का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा। और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके आप अपना शंका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला आर्टिकल लेते हैं। डाउन टू अर्थ में प्रकाशित हुआ है प्रेमचंद सहानुभूति पूर्ण नीति निर्माण और पुनर्मूल्यांकन। इस शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। और साहित्य की बात करें तो साहित्य आज पहले से कहीं अधिक कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि दुनिया यंत्रवत वास्तविकताओं के कारण अलग थलग और एकाकी होती जा रही है। और इन परिस्थितियों में देखें तो साहित्य की जो महत्व है, जो प्रासंगिकता है, जो भूमिका है वो पहले से बढ़ गई है। और साहित्य के संदर्भ में अगर हम प्रेमचंद का नाम न लें तो फिर पूरा जो मामला है वही अधूरा रह जाता है। तो प्रेमचंद के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है पूरे आर्टिकल में। ग्रामीण भारत और औपनिवेशिक काल की जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं उनका जो विशद चित्रण है उसके लिए प्रेमचंद देश दुनिया में विख्यात हैं। उनके विपुल कार्य में देखें 300 से अधिक जो लघु कथाएं हैं, 14 जो उपन्यास हैं, आज भी ये प्रासंगिक माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्रस्तुति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए इनके ये प्रस्तुति देखने को मिलती है, जिनमें खासतौर पे देखें जो पुअर्टी है, गरीबी है, जातिगत जो समस्याएं हैं, भेदभाव है, लैंगिक जो असमानता है, कृषि के संदर्भ में जो संकट है, इन पर इन्होंने फोकस करते हुए अपने विभिन्न प्रस्तुतियों को लिखा है। तो ये इसलिए माने जाते हैं काफ़ी इनकी जो भी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में। प्रेमचंद्र के जो कार्य हैं सामाजिक यथार्थवाद के संदर्भ में, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं ये स्वतंत्रता पूर्व भारत की जो कठोर सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका एक ताना बाना यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें देखें सवा सेर गेहूं, ये जो कहानी बहुत ही फेमस है। पूस की जो रात है और इनका जो उपन्यास गोदान है इसकी क्या कहा जाए इसके बारे में, ये जो कहानियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस समय काल के हिसाब से लिखी गई थी जो आज भी प्रासंगिक है।
जैसे बात करें कि ऋण के संदर्भ में ऋण बंधन जो होता था, एक शोषणकारी जो भूमि प्रणाली है, जो ग्रामीण समुदाय है, उनके संदर्भ में दैनिक जो संघर्ष है, उन विषयों को कहीं न कहीं ये रेखांकित करते हैं। उनके लेखन में देखें तो निर्वहन जो खेती है, जो आज हम देखते हैं, जातिगत जो बाधाएँ हैं, कृषि वर्ग से जुड़ी हुई जो भी चुनौतियाँ हैं, उनको उस समय इन्होंने अपने विभिन्न कह सकते हैं कि जो कहानियाँ हैं, जो लेख हैं, जो उपन्यास है, उसमें प्रस्तुत किया है। और ख़ास तौर पे करुणा और सहानुभूति को इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो कई सारे इनके जो कहानियाँ हैं, जो इस तरह के संग्रह हैं, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के संदर्भ में जो आपके लिए इस समय वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, साहित्य और नीति। ये जो एक मुद्दा है और ख़ास तौर पे इनके बीच की जो खाई है, जो अंतर है, उसको पाटने की बात कही जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, उसके शुभारंभ के दौरान जो ईदगाह की कहानी है, इसका हवाला दिया गया था, जिसमें एक बच्चे के द्वारा अपनी दादी को दिए गए जो विचारशील उपहार हैं, उनको दर्शाया गया था। और इसी तरह बूढ़ी काकी, बुजुर्गों की जो उपेक्षा है, भूख के जो भूख से जुड़े हुए, जो भुखमरी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको कहीं न कहीं यहाँ पर जगह दी गई थी। और अधिक समावेशी जो वृद्धावस्था देखभाल जो जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ हैं, उनके मामले यहाँ पर बनते हैं। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो इस पूरे लेख में ये कहा गया है, क्योंकि थोड़ा-सा देखें तो साहित्यिक पृष्ठभूमि में लिखा गया ये लेख है। ये कहा गया है कि आधुनिक जो प्रशासन है, उसके लिए जो पुरानी कहानियाँ हैं, ख़ास तौर पे प्रेमचंद के संदर्भ में तो सहानुभूति, संवेदनशीलता, प्रासंगिक जो समझ है, शिक्षण उपकरण है, जो विभेद है, उस पर ख़ास तौर पे उनकी जो कहानियाँ हैं, जो इस तरह के निबंध, लेख, उपन्यास हैं, वो ख़ास तौर पे ध्यान दिलवाते हैं। जैसे सहानुभूति के संदर्भ में हाशिए पे पड़े हुए जो वर्ग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं जीवन के लिए जो अनुभव है, वो काफ़ी मायने रखता है और इनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। संवेदनशीलता के स्तर पे देखें तो जो भी विधवा महिलाएँ हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग हैं, कहीं न कहीं ऐसे आबादी को पहचानना महत्वपूर्ण है, उनके लिए काम करना अब प्रासंगिक होना चाहिए। और इस कारण से ये कहानियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह के जो प्रयास है, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि शिक्षा और शोध में देखें तो एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है साहित्य। सामाजिक विज्ञान में साहित्य का जो एक इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, ये जो एक कौशल है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ख़ास तौर पे आलोचनात्मक जो सोच है, नैतिक जो आधार है, उसको बढ़ावा प्राप्त होता है साहित्य के इस तरह के जो भी लेख होते हैं, साहित्य से। और ये जो गुण है, अक्सर आप देखेंगे तकनीकी प्रधान शिक्षा में अब गायब हैं, क्योंकि अब साइंस, मैथमेटिक्स और विभिन्न जो विषय दिए जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की साहित्यिक जो अप्रोच थी, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। डिज़ाइन थिंकिंग, नवाचार, लोक प्रशासन के जो पाठ्यक्रम हैं, तो ऐसे जो विभिन्न मुद्दे हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं देखें तो इस तरह की जो सोच है, जो पहले थी, उसका जो समावेशन है, वो किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो एक व्यावहारिक स्तर पे सहानुभूति, संवेदनशीलता, प्रासंगिक जो समझ है, शिक्षण का जो उपकरण है, वहाँ पर इस तरह के जो मुद्दे हैं, जिसके द्वारा हम समाज में, अपने देश में फैली हुई जो विभिन्न समस्याएँ हैं, उन पर हम ध्यान या तो हम कहें कि जो छात्र हैं, उनका रख सकते हैं, या जो लोग हैं जागरूकता के स्तर पे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो सरकार के प्रमुख जो कह सकते हैं कि रेगुलेशन बॉडीज़ हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की जो शिक्षा है, शोध है, उसमें अब नए जो शिक्षा पद्धति है, नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसमें इस तरह के साहित्य और इस तरह की शिक्षा की ज़रूरत महसूस की गई। उसी पर ये आर्टिकल दिया गया था। दूसरा जो आर्टिकल है, वो भी साहित्य से ही जुड़ा हुआ है। जलवायु आपातकाल से लड़ने का एक साधन हो सकता है क्या? साहित्य, ये कहा गया है। क्योंकि हालिया एक शोध में एक शोध कार्य हुआ, उसमें ये कहा गया कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज की बात है, क्लाइमेट चेंज, तो इसके संदर्भ में कहा गया है, या अन्य जो भी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्यावरणीय जो समस्या है, उनको संबोधित करने की जो कला, साहित्य सहित जो सामाजिक विज्ञान है, जो मानवीय की जो भूमिका है, उस पर खास तौर पे ये शोध किया गया कि ऐसे जो आज के तत्कालीन बड़े ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, वैश्विक तापन की बात करें, पर्यावरण से जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं, उनको कहीं न कहीं हिट करने के लिए एक तरह से देखें तो अब जो साहित्य है, और साहित्य के साथ जो भी सामाजिक विज्ञान है, मानविकी जो विषय हैं,
उन विषयों की जो भूमिका है उस पर खास तौर पे प्रकाश डाला गया। अगर साहित्य और जलवायु के संदर्भ में हम बात करें, ये जो लेख आया है जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि साहित्य और जलवायु जो आपातकाल है, इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। तो जलवायु आपातकाल के लिए तीव्र होने के साथ ही देखें तो जो साहित्य के प्रति जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो बढ़ाने के लिए अब कहीं ना कहीं जरूरत है, चाहे वो कार्रवाई के स्तर पे हो, प्रेरणा के स्तर पे हो, क्योंकि इसको बढ़ाकर ही हम जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो पर्यावरणीय कुप्रथाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, जो कहानीकार हैं, उन्होंने लंबे समय से कहीं ना कहीं अपने कला का उपयोग करते हुए जो भी सार्वजनिक स्तर पे जो चेतना की बात है, चेतना को हमेशा बढ़ाने का प्रयास किया है। और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें इनकी फिर जरूरत महसूस की जा रही है कि पारिस्थितिकी और साहित्य दोनों को जोड़कर इस तरह से लोगों को अब कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित किया जाए कि अब क्या हो सकता है कि जो भी इस तरह के पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके समाधान में हम सबकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं अब इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। और पर्यावरण जागरूकता में साहित्य की जो भूमिका है, इसकी अगर बात करें तो हाल का जो शोध किया गया, रिसर्च किया गया, जिसमें साहित्यिक पाठ और ऐसे जो विभिन्न विषय हैं, इनका जो विश्लेषण है, ये पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं देखें तो हल करने में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से उदाहरण दिया गया कांगो बेसिन क्षेत्र में, ऐसा एक पूरा क्षेत्र है जहाँ पर देखें तो विशाल जो वर्षा वन है, कार्बन समृद्ध जो पीटलैंड है, उस कारण से पृथ्वी का दूसरा फेफड़ा के रूप में ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। तो अब आने वाले समय में इस तरह की जो विशेषताएं अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में फैली हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं देखें साहित्य की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा कि कैसे हम अपने जैव विविधता को, अपने पारिस्थितिकी के बचाव को सुनिश्चित कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का जो उत्सर्जन है उसको कम कर सकते हैं, कार्बन की जो इमिशन की बात कही जा रही है उसे कम कर सकते हैं, खनिजों पर जो लगातार निर्भरता है, खनिज जो खनन जो माइनिंग लगातार होते जा रहे हैं, इस कारण से जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रयास हैं ये किए जा सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित बढ़ते खतरों का सामना जो करना पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, लंबे समय तक लॉगिंग, खनन, माइनिंग हो रहा है, कृषि शहरीकरण का तेजी से विस्तार हो रहा है, बुनियादी जो ढांचा परियोजनाएं हैं, अवैध शिकार और प्रदूषण के जो मामले हैं, तो इस तरह के जो मामले हैं इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के संदर्भ में जो एक इकोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म की बात कही जा रही है, पारिस्थितिकी जो आलोचना की बात कही जा रही है, पर्यावरणीय जो साहित्यता है और उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी जो सक्रियता है, वो अब मायने रख रही है। तो ऐसी जो विभिन्न साहित्यिक जो लेख हैं, जो उपन्यास हैं, जो नाटक हैं, जो कविताएं हैं, इनकी कहीं ना कहीं अब जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी कारण से कहा जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि जो उत्तर औपनिवेशिक पारिस्थितिकी है उसकी आलोचना अब कहीं ना कहीं देखें इसका उपयोग करते हुए कांगो बेसिन के जो लेखक हैं उनके द्वारा जो उपन्यास हैं, जो नाटक हैं, जो कविताएं हैं, उनकी कहीं ना कहीं अब प्रासंगिकता देखने को मिली है। और ये कार्य कुछ खास तौर पे देखे गए हैं, जैसे वनों की कटाई, युवा जलवायु सक्रियता, वन्य जीव का जो अवैध शिकार हो रहा है वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में, ताजे पानी का जो प्रदूषण है, पर्यावरणीय जो एक तरह से देखें तो एक कुप्रथाएं हैं। तो अब इस तरह के जो भी ग्रंथ, जो भी किताबें, इस तरह के जो लेख हैं, केवल संकट को दिखाते ही नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं कि जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनका जो मूर्त और प्रासंगिक है उस रूप में कहीं ना कहीं वर्णन भी करते हैं और साथ ही सहानुभूति और जो अवेयरनेस है उसको बढ़ावा भी ये देते हैं। और इसी के लिए खास तौर पे जो जलवायु जो कार्रवाई है उसके लिए एक उपकरण के रूप में जो साहित्य है ये एक प्रमुख पिलर हो सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन यांग, जो भी जम्बो, कोगेन और ईगो जैसे लेखक हैं, इन्होंने बड़े स्तर पे देखें तो लोगों के प्रमुखता में आने से पहले बहुत सारे जो काल्पनिक युवा कार्यकर्ता हैं उनको चित्रित किया है। तो इस तरह से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और इनके जो इस तरह के जो बड़े महत्वपूर्ण दुनिया के लेखक हैं, इनके
केंद्र बिंदु जो रहे वो जलवायु कार्रवाई के लिए जो भी आह्वान है उस रूप में कार्य करने को व्यक्त किया गया है। व्यक्ति, समुदाय, संस्थान जो है उनकी भूमिकाओं को उजागर करने की बात कही गई है। जटिल मुद्दा को सुलभ तरीके से समझाकर पर्यावरणीय जो संचार है उसमें सहायता देने की बात कही गई है। जलवायु जो कार्यकर्ता है उनको आवाज़, उनको प्रेरित करने की बात, उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये पूरा जो टॉपिक है, अगर आप निबंध की बात करेंगे तो उस दृष्टिकोण से क्या है, ये एस्से के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर जो साहित्य है, साहित्य की जो भूमिका है वो प्राचीन समय में भी प्रासंगिक थी, काफ़ी पहले भी प्रासंगिक थी। खासतौर पर भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो आज़ादी के पहले और आज के संदर्भ में इसकी जो नीड है, इसकी जो ज़रूरत है, इस पर निबंध आपसे पूछा जा सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि प्रकृति से जुड़ने में साहित्य जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साहित्य हमें प्राकृतिक जो दुनिया है उसके साथ जो भी एक हमारा जुड़ाव है वो हमें दिखाता है। और इस कारण से देखें तो अगर देखें तो जो भी प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसके जो विभिन्न घटक हैं उनके बीच में जो आपसी एक संबंध है उसे प्रस्तुत करता है। तो इस कारण से देखें तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, उनके समाधान निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको इसके माध्यम से हल किया जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। मिथ जो है, बहुत सारे ऐसे जो मिथक हैं उनके लिए चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। संस्कृति के सामने जो एक संकट है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है और पूंजी का ये मुद्दा नहीं हो सकता है, क्योंकि पर्यावरणीय जो भी संकट है ये संस्कृति संकट के रूप में भी अब सामने आ चुके हैं। क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे जो भी दार्शनिक विचार हैं, जो मनुष्यों को कहीं ना कहीं जो नेचर है, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, उससे अब जो अलग करते हैं वो न केवल शोषण को एक तरह से वैलिड एक भाव देते हैं, बल्कि साहित्य के सामने भी एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करते हैं। तो उसके लिए भी उदाहरण दिए गए हैं कैसे ये प्रस्तुत करते हैं। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि अंतर विषयक जो भी सहयोग है उसके लिए एक आह्वान किया जाना चाहिए। और जब विज्ञान और नीति महत्वपूर्ण बने हुए हैं तो उसमें जो साहित्य है उसका जो समावेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साहित्य का जो अंतर्दृष्टि है, जो प्रेरणा का एक संचार होता है, वो जो उपकरण के रूप में ये पूरक साबित हो सकता है बहुत सारे मुद्दों के संदर्भ में, जैसे कि कांगो बेसिन के संदर्भ में बातें कही गई थी। तो इस तरह से बहुत बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर देखें तो साहित्य को कहीं ना कहीं देखें तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं, खासतौर पे पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनके संदर्भ में प्रासंगिक बताया गया है। तो ये दो टॉपिक थे, इन पर हमने चर्चा की और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण विषय थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक दूसरी मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।